थ्योरम पढ़ी थी जाते जाते, स्टार्ट कर दिया था ना, एक डिस्टेंस फार्मूला पढ़ लिया था, सेक्शन फार्मूला पढ़ लिया था और रोटेशन थ्योरम पढ़ लिया था। जिसने इवनिंग का लेक्चर अटेंड नहीं किया था वो रिकॉर्डेड वीडियो देख ले, इसका स्ट्रीम्स पर है, ठीक है। तो उसमें क्या बताया था आपको, मान लो कि हमारे पास कोई भी एक कॉम्प्लेक्स वेक्टर है, जैसे Z2, ये मान लो ओरिजिन है और ये हमारे पास Z1 है, ठीक है। तो अगर आपको Z2 और Z1 में रिलेशन निकालना है तो इनके बीच का एक एंगल चाहिए होगा और इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक पॉइंट पर आना चाहिए। ये वाला पॉइंट ओरिजिन भी हो सकता है, Z3 भी हो सकता है, कोई और कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है, ठीक है। तो Z2 और Z1 में रिलेशन कैसे आएगा, Z2 कैप जो होगा वो हमें रिवॉल्व करके मिलेगा Z1 को। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन करेंगे तो पॉजिटिव होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन करेंगे तो नेगेटिव होगा। तो Z1 कैप ई की पावर एयोटा थीटा, ठीक है। तो ये वाली टर्म किसके बराबर होगी, Z2 बाय मॉड Z2 इज इक्वल टू Z1 बाय मॉड Z1 ई एयोटा थीटा, इसके बराबर होगी, ठीक है। ऐसे ध्यान में आ रहा है आप लोगों को। अच्छा, ऐसा और एक स्टेटमेंट ये लिखवाया था आपको, एक स्टेटमेंट ऐसा लिखवाया था कि मान लो ये Z2 है और यहाँ पर से Z3 है और यहाँ पर से Z1 है, और मान लो ये एंगल अल्फा है। तो इन दोनों के बीच में अगर हमें रिलेशन निकालना है तो हम क्या करेंगे, Z2 माइनस Z3 का कैप, कैप करने का मतलब इसको यूनिट वेक्टर बना लेते हैं ना, क्योंकि एक वेक्टर को रोटेट करके दूसरा वेक्टर तो मिल ही नहीं सकता अगर उनका मैग्नीट्यूड अलग हो, ठीक है। तो इसलिए यूनिट वेक्टर बना लेते हैं। और Z1 माइनस Z3 का कैप, ये रोटेट होगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ई आयोटा अल्फा, ठीक है। ये टर्म आ गया हमारे पास। इसको भी आप कैसे लिख सकते हो, Z2 माइनस Z3 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ Z2 माइनस Z3 इज इक्वल टू Z1 माइनस Z3 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ Z1 माइनस Z3 ई आयोटा अल्फा, ठीक है। ये टर्म हो गई। थर्ड आते हैं। थर्ड हमने एक आर्ग्यूमेंट वाली स्टेटमेंट लिखवाई थी। आर्ग्यूमेंट ऑफ से अगर मैं बोल देता हूँ Z2 माइनस Z3 अपॉन Z1 माइनस Z3 इज इक्वल टू अल्फा। अगर मान लो मैं ये स्टेटमेंट बोलता हूँ तो अगर आप ध्यान से देखोगे ना, ये स्टेटमेंट मैंने अल्फा फिक्स्ड है, मतलब अल्फा की कोई एंगल है, तो ये स्टेटमेंट मैंने इसको देखकर लिखी हुई है। कैसे, देखो Z2 माइनस Z3 और Z1 माइनस Z3 के बीच का आर्ग्यूमेंट डिफरेंस कितना है। इसका मतलब हो गया कि एक मैं वेक्टर ले रहा हूँ आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 माइनस Z3, ठीक है, माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस Z3 इज इक्वल टू अल्फा। क्योंकि आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 बाई Z1 क्या होता था, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1। तो एक वेक्टर है मेरे पास Z2 माइनस Z3 और एक वेक्टर है मेरे पास Z1 माइनस Z3, इन दोनों का एंगल डिफरेंस कितना है, अल्फा है। तो इसका मतलब यही हुआ कि भाई Z1 माइनस Z3 को जब आप अल्फा से रोटेट करोगे तो Z2 माइनस Z3 पे पहुंचोगे। तो अगर ये स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसका भी यही मतलब है कि भाई Z2 माइनस Z3 का कैप जो है वो किसके बराबर होना चाहिए, Z1 माइनस Z3 का कैप इंटू ई रेश टू द पावर रूट अल्फा, ठीक है, इसके बराबर होना चाहिए। चलो अब इसके क्वेश्चन देखते हैं कुछ। तो ये मैंने आपको कल लेक्चर में बता दिया था। तो हमने 44 क्वेश्चंस कर लिए थे, अब प्रॉब्लम 45। ये इसी के ऊपर बेस्ड है जो हमने कल पढ़ा था। शो दैट, ये फाइंड लिख लेते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल formed by sides z iota z and z plus iota z, ठीक है। देखो अब इसको अगर देखें तो ये ट्राइंगल तो बनेगा ही। ट्राइंगल कैसे बनेगा, अगर आप z को एक वेक्टर मानते हो तो a वेक्टर प्लस b वेक्टर, आपका जो c वेक्टर है वो क्या बन रहा है, a प्लस b तो बन रहा है, तो ट्राइंगल तो ये बनेगा ही बनेगा। तो ये ट्राइंगल कैसा बनेगा वो देख लेते हैं। एक तो आपके पास z है, एक आयोटा z को मैं क्या लिख सकता हूँ, z इंटू ई की पावर आयोटा पाई बाय 2 लिख सकते हैं, ठीक है। और ये बन जाएगा 1 प्लस आयोटा z, ये तो दोनों को ऐड करके बन जाएगा, तो उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, ठीक है। तो समझ आ रहा है। तो एक आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो z है, तो मान लेते हैं ये हमारा z कॉम्प्लेक्स नंबर है, जो भी इसका मैग्नीट्यूड है। अब आयोटा z क्या होगा, इन दोनों का, z का और आयोटा z का मैग्नीट्यूड तो सेम ही है। तो इसका मतलब है z को 90 डिग्री से, आयोटा कितना कितना होता है, e की पावर आयोटा पाई बाय 2, तो इसको 90 से घुमाऊंगा तो कितना मिल जाएगा, आयोटा z मिल जाएगा। तो इसको 90 से अगर मैंने घुमाया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो मुझे कौन मिल जाएगा, आयोटा z मिल जाएगा, ठीक है। दोनों का मैग्नीट्यूड कितना होगा, सेम होगा, ठीक है, समझ गए ना। तो बेसिकली ऐसा लिखा हुआ है ना, z इंटू, अब आप ऐसे सोचो z इंटू ई की पावर उल्टा थीटा करोगे तो आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा थीटा
अगर थीटा पॉजिटिव है तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाके बैठ जाएगा। ठीक है, अब आयोटा जेड क्योंकि फ्री वेक्टर की तरह बिहेव कर रहा है तो इसको मैं यहाँ पे भी रख सकता हूँ, तो मैंने आयोटा जेड यहाँ पे रख दिया। अब ये जेड है, ये वाला वेक्टर, ये वाला वेक्टर आयोटा जेड है, तो ये वाला वेक्टर हमारा किसके बराबर हो जाएगा, ये वाला वेक्टर हमारा जेड प्लस आयोटा जेड के बराबर हो जाएगा। ठीक है, एक जेड है, दूसरा आयोटा जेड है, और थर्ड आपका क्या हो जाएगा, ट्रायंगल लॉ से जेड प्लस आयोटा जेड। ठीक है, ये 90 होगा एंगल। तो हमें पता चल गया, अब हमें तो एरिया निकालना है, इसका मैग्नीट्यूड से साइड लेंथ से हमें फर्क पड़ेगा, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा मॉड जेड, इसका भी मैग्नीट्यूड कितना होगा मॉड जेड। इसका मैग्नीट्यूड अगर आप देखोगे तो रूट टू मॉड जेड आ रहा है, तो उससे भी समझ आ जाएगा। आप डायरेक्टली भी सोच सकते थे कि भाई एक का मैग्नीट्यूड मॉड जेड है, दूसरे का मैग्नीट्यूड मॉड जेड है, और थर्ड का मैग्नीट्यूड रूट टू मॉड जेड है, तो वहां से भी आपको समझ आ जाएगा कि भाई ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, तो एरिया कितना हो जाएगा इसका, एरिया हमारे पास आ जाएगा 1/2 इंटू मॉड जेड इंटू मॉड जेड, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ मॉड जेड स्क्वायर इज द आंसर। ये इसका एरिया होगा। बताओ भाई, सबको समझ आया नहीं समझ आया, कोई कंफ्यूजन है तो बताओ, जिसको भी क्लियर हो गया ऑल क्लियर कर दो। ठीक है, बहुत बढ़िया, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्रॉब्लम 46 पे, वो भी कुछ इसी टाइप का प्रॉब्लम है। इफ मॉड ऑफ जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 4, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल formed by z omega z z plus omega z, where omega is 1 raised to the power 1/3 as its sides। तो अब इस प्रॉब्लम में क्या है, z ओमेगा z और z प्लस ओमेगा z ये तीन साइड हैं इस ट्रायंगल की ना, तो देखने में भी समझ आ रहा है, एक a वेक्टर है, दूसरा b वेक्टर है, तो थर्ड क्या हो रहा है, a प्लस b हो रहा है। निकालो भाई इसका एरिया, निकालो जल्दी से। देखो, अब z तो z ही रहेगा, ओमेगा क्या होता है, e की पावर होता है 2π/3, अगर आपको याद हो तो ये होता है z इंटू ई की पावर होता है 2π/3। ठीक है, 1 प्लस ओमेगा क्या होगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर, है ना, 1 प्लस ओमेगा होगा, तो उसको चलो, इसको तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 प्लस ओमेगा वाले को 1 प्लस ओमेगा ही रहने देते हैं। ठीक है, क्योंकि इन दोनों को ऐड करके मिल जाएगा हमें। ठीक है, तो एक मैंने अब कॉम्प्लेक्स नंबर बना दिया z कॉम्प्लेक्स वेक्टर। अब z को कितने से रोटेट करना है आपको, 2π/3 से, 2π/3 का मतलब क्या, 120 से रोटेट करना है। ठीक है, तो 120 से रोटेट करोगे तो ये इधर आके बैठ जाएगा, सेम मैग्नीट्यूड होगा क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, ओमेगा का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा, अगर ये एंगल 2π/3 है तो पक्का से ये z e की पावर उल्टा 2π/3 आ जाएगा, क्योंकि सेम मैग्नीट्यूड के लिए रोटेट कर रहे हैं। ठीक है, अब इसको शिफ्ट कर सकते हैं क्योंकि फ्री वेक्टर है, तो हमने ये इसको ऐसे शिफ्ट कर दिया यहाँ पे, तो ये हमारे पास 2π/3 आ गया, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, π/3 हो जाएगा, तो ये हमारे पास कितना आ गया, ओमेगा जेड। एक जेड आ गया और एक हमारे पास क्या आ गया, ओमेगा जेड आ गया। और ये वाला जो थर्ड वेक्टर बनेगा, अब ये क्या बन जाएगा हमारे पास, जेड प्लस ओमेगा जेड। तो एक मेरे पास जेड बन गया, एक मेरे पास ओमेगा जेड बन गया, और एक थर्ड क्या बन गया, जेड प्लस ओमेगा जेड बन गया। ठीक है, तो अब क्या करना है, ये एंगल हमारा π/3 हो गया, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, मॉड जेड, इसका मैग्नीट्यूड भी कितना है, मॉड जेड, बीच वाला एंगल 60 डिग्री है, तो ये वाले दोनों एंगल भी कितने आ जाएंगे, देखने में समझ आ रहा है, 60 आएंगे, तो ये भी 60 आ जाएगा, ये भी 60 आ जाएगा। तो कौन सा, क्योंकि ये 60 हो गया और दोनों आइसोसेलेस एंगल तो बन गया ना, क्योंकि ओमेगा का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है, तो ये मॉड जेड, ये मॉड जेड, बीच वाला एंगल 60, तो ये सारे 60 हो जाएंगे, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। तो एरिया कितना आ जाएगा, √3/4 टाइम्स ऑफ मॉड जेड स्क्वायर, मॉड जेड स्क्वायर उसने दिया हुआ है 4 के बराबर, तो √3 स्क्वायर यूनिट्स इसका आंसर आ जाएगा।
देखो भाई, समझ आया नहीं समझ आया? ऑल क्लियर करो भाई, करते रहो जल्दी जल्दी, जब जब समझ आ रहा है क्वेश्चन तो। नेक्स्ट देखो, तो ये हो गया हमारा 46, प्रॉब्लम 47। इफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स z1 z2 and origin form an isosceles triangle with angle 2 pi by 3 at origin, then find value of z1 square plus z2 square plus z1 z2। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर z1 z2 and origin form an isosceles triangle with angle 2 pi by 3 at the origin, then find the value of z1 square plus z2 square plus z1 z2। चलो देखते हैं, तो हमारे पास कुछ ऐसा है। अब हमें z1 z2 की एग्जैक्ट लोकेशन तो नहीं पता, तो मान लेते हैं कुछ कि ये z1 यहाँ पर है, z2 यहाँ पर है और ओरिजिन यहाँ पर है। ठीक है, अब ओरिजिन पे कितना एंगल सबटेंड हो रहा है, 120 डिग्री, तो ये 2 पाई बाय 3 है। 2 पाई बाय 3, तो ऑब्वियस सी बात है, अब ये वाला एंगल और इस वाला एंगल को ही बराबर होना पड़ेगा, तो आइसोसेलेस एंगल होंगे। आइसोसेलेस एंगल दिया हुआ है, तो क्योंकि दो एंगल तो 120 हो ही नहीं सकते ना ट्राइंगल के अंदर, तो इन दोनों को बराबर होना पड़ेगा। तो वहां से कंक्लूजन आ जाएगा कि भाई मॉड z1 और मॉड z2 हमारे आपस में बराबर है, क्योंकि आइसोसेलेस कौन सा ट्राइंगल है, आइसोसेलेस है। ठीक है जी, अब रोटेशन लगा देते हैं। तो z2 आपका कैप कैसे अचीव हो जाएगा, z1 कैप e की पावर उठा 2 पाई बाय 3। तो इसको लिख सकता हूँ, ये रोटेशन लगाया मैंने, z1 को 2 पाई बाय 3 से रोटेट करूंगा तो z2 मिल जाएगा, तो z2 बाय मॉड z2 इज इक्वल टू z1 बाय मॉड z1, और यहाँ पे कितना आ गया, ओमेगा आ गया। मॉड z2 और मॉड z1 बराबर है, इसलिए मेरे पास आ गया z2 इज इक्वल टू z1 ओमेगा। ठीक है, क्या हो गया, z2 किसके बराबर आ गया, z1 ओमेगा के बराबर आ गया। अब अगर आप z1 और z2 को स्वैप कर लोगे ना, तो उसमें आ जाएगा z1 इज इक्वल टू z2 ओमेगा। ठीक है, तो वो कर सकते हैं, बट चलो हमें तो वैल्यू निकालनी है, तो हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, उस टर्म को से टी मान लेते हैं। टी इज इक्वल टू हमारे पास है z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर प्लस z1 z2। इसकी वैल्यू कैसे आएगी, z1 की जगह तो चलो z1 ही रहने देते हैं, z2 की जगह z1 ओमेगा डाल देते हैं, z1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस यहाँ पे आ जाएगा z1 स्क्वायर ओमेगा। तो z1 स्क्वायर कॉमन आएगा, अब कैसे हो जाएगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो टर्म जीरो होती है, आप जानते हैं ऑलरेडी, तो इसलिए टी की वैल्यू कितनी आएगी, जीरो आएगी। देखो भाई, समझ आया नहीं समझ आया, कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। क्लियर है, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ z1 z2 z3, ये रिजल्ट याद रखना है इसका, ठीक है, z1 z2 z3 represents vertices
of an equilateral triangle. Z1, Z2, Z3 represent vertices of an equilateral triangle. And Z not equilateral triangle then if and only if it is. Then Z1 square plus Z2 square plus Z3 square is equal to Z1 Z2 plus Z2 Z3 plus Z3 Z1. कहने का मतलब है समेशन Z1 स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन Z1 Z2. हमारे पास तीन वर्टिसेस हैं, तीन कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है. वो तीन कॉम्प्लेक्स नंबर इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. जैसे वेक्टर में होता था ना, एक कॉम्प्लेक्स नंबर आपका पॉइंट भी बन सकता है, अगर उसको ओरिजिन से ज्वाइन कर दो तो फ्री वेक्टर की तरह भी बिहेव कर सकता है. तो वैसे ही है. तो हमारे पास Z1 Z2 Z3 जो है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं, ठीक है. तो अब मेरे पास आया Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर इज इक्वल टू Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1. ये मेरे को प्रूव करना है अगर Z1 Z2 Z3 जो है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं, ठीक है. तो कहने का मतलब हो गया ये कंडीशन हमेशा होल्ड करेगी अगर Z1 Z2 Z3 इक्विलेटरल ट्रायंगल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. अब वो हम प्रूव करते हैं, ठीक है. तो ये हमें प्रूव करना है कि भाई अगर Z1 Z2 Z3 हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं, तो हमने पहले एक इक्विलेटरल ट्रायंगल मान लिया. तो ये मान लेते हैं ये मेरा पॉइंट Z1 है, ये मेरा पॉइंट Z2 है और ये मेरा पॉइंट Z3 है. तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है. सारे एंगल इसके कितने हो जाएंगे 60 डिग्री. तो π/3 हो गया, ये वाला एंगल भी π/3 हो गया और ये वाला एंगल भी π/3 हो गया, ठीक है. और मैग्नीट्यूड में भी हमें पता चल गया कि भाई Z1 माइनस Z2 का मॉड, इसका मतलब इस साइड की जो लेंथ है वो किसके बराबर होगी, Z2 माइनस Z3 का मॉड इज इक्वल टू Z1 माइनस Z3 का मॉड. तो तीनों साइड की लेंथ जो आएंगे वो बराबर आएंगे, ठीक है. अब हम क्या करेंगे, इस रिजल्ट को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, रोटेशन लगाएंगे, ठीक है. इन तीनों को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, मतलब ये रिजल्ट निकालने के लिए रोटेशन लगाएंगे. तो हम क्या करेंगे, ये एक मान लो ये वेक्टर को भी दो वेक्टर उठा लो, सेम नहीं उठाने, अलग अलग उठाने. मान लो ये दोनों वेक्टर उठाए, तो इसमें मैं क्या लिख सकता हूँ, Z1 माइनस Z2, ये वाला जो वेक्टर है मुझे इसका यूनिट वेक्टर, ये मेरे को Z3 माइनस Z2 को रोटेट करके मिल जाएगा. तो मैंने इसको लिखा Z3 माइनस Z2 का कैप, ठीक है, इंटू ई की पावर एटा π/3. समझ आ गई होगी ये वाली बात. तो Z1 माइनस Z2 का कैप ये मेरे को कैसे मिलेगा, Z3 माइनस Z2 का कैप ई की पावर उल्टा π/3 से मिलेगा, ठीक है. तो अब हमारे पास क्या आएगा, Z1 माइनस Z2 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 इज इक्वल टू Z3 माइनस Z2 अपॉन मॉड ऑफ Z3 माइनस Z2 ई की पावर उल्टा π/3 को ई की पावर उल्टा π/3 रहने देते हैं. अब आपको ये समझ आ रहा होगा ये दोनों तो बराबर वैल्यूज हैं, क्योंकि मैग्नीट्यूड इनके बराबर है. कौन सा ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है. तो हमारे पास आएगा Z1 माइनस Z2 इज इक्वल टू Z3 माइनस Z2 ई की पावर उल्टा π/3. तो एक रिजल्ट तो मेरे पास आ गया, इसको से ये बोल देते हैं, ठीक है. एक रिजल्ट आ गया जो मैंने दो साइड में लगाया. देखो इन इसके ऊपर रिजल्ट लगाने से तो बस ये मेक श्योर हुआ है, ये रिजल्ट में तो बस ये मेक श्योर हो रहा है कि भाई आपके ये जो दोनों साइड्स हैं इनके बीच का एंगल π/3 है और इनका मैग्नीट्यूड बराबर है. अब एक रिजल्ट तो और लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो टर्म है इसकी तो डिग्री 2 है, बट आपके जो रिजल्ट आ रहा है उसकी डिग्री 1 है. तो एक काम करते हैं, इस वेक्टर में Z3 माइनस Z2 और इसमें लगा देते हैं. अब Z3 माइनस Z2 इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो ध्यान रखना है कि Z3 माइनस Z2 को अगर आप रोटेट करोगे तो आप ये वाला एंगल लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप Z2 माइनस Z3 ले लेते हो फिर अलग बात है, ठीक है. बट हमने यहाँ पे Z3 माइनस Z2 ले रखा है, तो इसलिए काम करते हैं Z3 माइनस Z2 ही लेते हैं. तो ये वाला वेक्टर इस डायरेक्शन में कौन सा हो जाएगा, Z3 माइनस Z2 हो जाएगा. ये π/3 है तो ये 2π/3 हो जाएगा और उसको रोटेट करके Z1 माइनस Z3 मिल जाएगा. तो Z1 माइनस Z3 का कैप इज इक्वल टू Z2 Z3 माइनस Z2. ये भी ऐसे देख रहा हूँ ना मैं, फाइनल माइनस इनिशियल करके देख रहा हूँ. तो Z3 माइनस Z2 का कैप, क्योंकि आप कैप बना ही देते हो तो कोई दिक्कत होती नहीं है ना, वो तो यूनिट वेक्टर ऑलरेडी बन ही जाता है. ये लिख दिया. अब दोनों का मैग्नीट्यूड फिर सेम है. इसके बाद वाला स्टेप क्या होगा हमारा, इसके बाद वाला स्टेप होगा Z1 माइनस Z3 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ Z1 माइनस Z3 इज इक्वल टू Z3 माइनस Z2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ Z3 माइनस Z2, क्योंकि यूनिट वेक्टर है ई की पावर उल्टा 2π/3, ठीक है. ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, तो रिजल्ट आ गया Z1 माइनस Z3 इज इक्वल टू Z3 माइनस Z2
e की पावर आयोटा 2 पाई बाई 3। तो ये हमारा रिजल्ट हो गया बी। अब दोनों रिजल्ट सही है अपनी जगह पर, क्योंकि दोनों हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड्स को यूज करके निकाला हुआ है। अब क्या करेंगे, ए और बी को आपस में फिर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाइंग ए विद बी, व्हाट वी विल गेट इज, तो z1 माइनस z2 इंटू z1 माइनस z3 इज इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, z3 माइनस z2 का होल स्क्वायर इंटू ई की पावर आयोटा पाई बाय 3 इंटू पाई बाय 3, ऐड होकर क्या बन जाएगा, ई की पावर आयोटा पाई, तो ये नेगेटिव बन जाएगा। ई की पावर आयोटा पाई -1 होता है, तो -1 इंटू z3 माइनस z2 का होल स्क्वायर। तो ये टर्म मेरी बन जाएगी z1 स्क्वायर माइनस z1 z3 माइनस z1 z2 प्लस z2 z3 इज इक्वल टू, आ जाएगा नेगेटिव ऑफ z2 का स्क्वायर प्लस z3 का स्क्वायर माइनस 2z2 z3। ठीक है, तो मेरे पास क्या टर्म आ जाएगा, z1 का स्क्वायर प्लस z2 का स्क्वायर प्लस z3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इधर देखो ध्यान से, ये बन जाएगा हमारे पास, ये इसको उधर ले जाते हैं, तो ये z1 z2 जगह क्या हो जाएगा, प्लस z1 z2, z1 z3 भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ है 2z2 z3 प्लस 2z2 z3 माइनस, तो z2 z3 प्लस z3 z1, वही टर्म आगे जो हम डिराइव करना चाह रहे थे। तो ये रिजल्ट हो गया, अगर z1 z2 z3 आर वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। देखो भाई, किसी को कुछ नहीं समझ आया तो मैं रिपीट करता हूँ। ऐसे को समझ, किसी को डाउट तो नहीं है इसमें? तो ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये हो गया। बेसिकली क्या किया था इसमें हमने, हमारे इक्वेशन था, को रिजल्ट निकालना था कि z1 z2 z3 आर वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, देन z1 plus z2 is z1 z2 plus z2 z3 plus, तो मैंने क्या एक वेक्टर बना दिया z3 z2। ठीक है, तो इन वेक्टर को बना के आपस में रोटेशन लगा दी, तो क्या लिखा, z1 माइनस z2 का कैप इज इक्वल टू z3 माइनस z2 का कैप इनटू e की पावर उठा पाई बाय 3, ये लिखा। ऐसे ही z1 z3 और z3 z2 में आपस में रोटेशन लगा दी, दोनों को मल्टीप्लाई करने पे हमारा रिजल्ट आ गया। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। तो रिजल्ट याद रखना है आपको। तो प्रॉब्लम 49 देखो, लेट द कॉम्प्लेक्स नंबर्स z1 z2 and z3 be the vertices of an equilateral triangle. Let z naught
let Z not be the circum center of the triangle and the value of Z1 square plus Z2 square plus Z3 square divided by Z naught का square. करो भाई, एक बार ट्राई करो. जिसका भी आंसर आ रहा है चैट बॉक्स में लिखो. देखो, आपको ये पता होगा कि जो ट्राइंगल रहता है उसमें सर्कम इक्विलेटरल ट्राइंगल रहता है, तो उसमें सर्कम सेंटर सेंट्रॉइड ये सब सेम ही रहते हैं. ठीक है, तो अब हमारे पास एक ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल, जिसके वर्टिसेस क्या हैं, Z1 Z2 Z3. तो जो सर्कम सेंटर है वो सेंट्रॉइड ही तो होगा, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 बाय 3 के बराबर होगा. सिंपल सी बात है. ठीक है, अब Z नॉट का होल स्क्वायर निकालना है, तो Z नॉट का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1 होल स्क्वायर कर दिया, ये तो डिवाइडेड बाय 3, ये वाली टर्म आ जाएगी, डिवाइडेड बाय 9, सॉरी. ठीक है, इतना तो क्लियर है. अब हमारे को ये पता है कि भाई फॉर एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, अभी अभी जो इसके ऊपर वाला रिजल्ट था, फॉर एन इक्विलेटरल ट्राइंगल समेशन ऑफ Z1 स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन ऑफ Z1 Z2. तो समझ गए, तो 2Z1 Z2 Z2 Z3 Z3 Z1, ये समेशन Z1 है, ये इसके बराबर, इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, समेशन ऑफ Z1 स्क्वायर लिख सकते हैं. तो Z नॉट का स्क्वायर जो आएगा वो आ जाएगा 3 टाइम्स ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9. ठीक है, तो ये बन गया 3 हमारे पास, कैंसिल हो गए. हमें निकालना था अब इसका रेसिप्रोकल ले लो इस तरफ, तो आपके पास आ जाएगा Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय Z नॉट का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3. क्लियर हो गया सबको? ऑल क्लियर करो एक बार जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं.
ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो ये मतलब देखो स्ट्रेट लाइन ऐसी कॉम्प्लेक्स में पढ़ेंगे, सर्कल भी पढ़ेंगे। तो जो स्ट्रेट लाइन है वो लाइन तो स्ट्रेट ही रहती, मतलब वही सेम आपकी 2 डायमेंशन वाली स्ट्रेट लाइन है, बट उसका रिप्रेजेंटेशन हम कॉम्प्लेक्स में करेंगे। समझ गए? तो ऐसा नहीं होता कि लाइन आपकी कॉम्प्लेक्स बन जाती है, लाइन तो रियल ऑब्जेक्ट है ना, मतलब रियल कर्व है एक। समझ गए? तो ऐसा नहीं होगा कि लाइन आपकी कॉम्प्लेक्स हो रही है, सर्कल आपका कॉम्प्लेक्स हो रहा है। लाइन आपकी वही रियल प्लेन वाली लाइन ही है, बस उसको हम क्या करेंगे, उठा के कॉम्प्लेक्स प्लेन में कर देंगे। और कॉम्प्लेक्स प्लेन में ज्योमेट्री का क्या फायदा होता है, उससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाते हैं। आप जब कुछ क्वेश्चंस करोगे जिसमें आप देखोगे कि अगर मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लगाता हूँ या कॉम्प्लेक्स नंबर लगाता हूँ, तो कॉम्प्लेक्स नंबर से क्वेश्चन काफी जल्दी हो रहे हैं। तो इसीलिए इनको पढ़ने में भी बहुत फायदा है। तो अब स्टार्ट करते हैं। तो अब इसमें ना डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स हैं। जैसे आपको याद होगा कि हमने जब स्ट्रेट लाइन 2 डायमेंशन में भी किया था, तो सबसे पहले हमने किया था कि भाई एक होती है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म, ऐसे करके हमने डिफरेंट फॉर्म्स बनाई थी। तो ऐसे ही इसमें डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स हैं, जिसके कारण अलग अलग लोकस आएगा। तो वो अब हमें सीखना है। तो सबसे पहले है हमारे पास आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू थीटा वेयर थीटा इज फिक्स्ड। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? इसमें लोकस मुझे निकालना है z का। ठीक है, लोकस किसका निकालना है? z का। अब आर्ग्यूमेंट ऑफ z इक्वल टू थीटा लिखने का मतलब हो गया z माइनस 0। तो z एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। तो जैसे अभी मैं प्लेन बना रहा हूँ, तो मान लो ये मेरे पास 0 है और ये मेरे पास, अच्छा अब थीटा मान लेते हैं कि थीटा कोई, थीटा हमारे पास फिक्स्ड है ना, थीटा हमारे पास फिक्स्ड है। तो जैसे थीटा मान लो 45 डिग्री है या 60 डिग्रीज है या 90 डिग्री है, 120 डिग्री एंड सो ऑन। तो हमारे पास क्या हो गया कि एक थीटा एंगल मान लेते हैं ऐसा। ठीक है, अच्छा अब ये बताओ, अगर मैं इसको एक्सटेंड करता हूँ, तो यहाँ पे जो एंगल थीटा है और जो पीछे एंगल थीटा होगा वो सेम होगा कि नहीं होगा? आर्ग्यूमेंट सेम नहीं होता, आपको पता है। जैसे ये वाला थीटा और ये वाला जो एंगल होगा, ये तो पाई प्लस थीटा हो जाएगा ना, तो ये सेम नहीं है। तो अगर मैं कोई कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे लूंगा तो उसका आर्ग्यूमेंट तो कितना होगा? थीटा होगा। बट कोई कॉम्प्लेक्स नंबर मैं यहाँ पे लूंगा तो उसका आर्ग्यूमेंट कितना होगा? पाई प्लस थीटा होगा। ये समझ आना चाहिए। यहाँ पे लेंगे तो आर्ग्यूमेंट थीटा होगा, यहाँ पे लेंगे तो आर्ग्यूमेंट कितना होगा? पाई प्लस थीटा होगा। ठीक है, तो अब मेरे को क्या करना है कि भाई z मेरा ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका 0 के साथ आर्ग्यूमेंट हमेशा थीटा रहने वाला है। तो z कहाँ कहाँ पे आ सकता है? तो z यहाँ पे आ सकता है, ठीक है जी, z माइनस 0 थीटा आर्ग्यूमेंट है। यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे आ सकता है, इन सब जगह पर आ सकता है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू थीटा है, उसका जो लोकस आएगा वो एक स्ट्रेट लाइन आ रहा है, स्ट्रेट लाइन नहीं आ रहा बेसिकली, एक रे आ रहा है जो ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है। और ओरिजिन पे हमें ओपन लगाना पड़ेगा, क्योंकि ओरिजिन उसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक है, बात समझ आ रही है? तो ये कुछ ऐसा बनेगा। तो यहाँ पे हमें ओपन सा बनाना पड़ेगा, यहाँ पे एक ओपन आएगा। ठीक है, और ये लाइन ऐसी जाएगी। देखो मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सुनना। अब क्या प्रॉब्लम क्या था कि मान लो मैंने बोला आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू थीटा। आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू थीटा कहने का मतलब है z का 0 के साथ जो एंगल बन रहा है वो कितना आ रहा है? थीटा आ रहा है। z 0 के साथ कितना एंगल बना रहा है? थीटा बना रहा है। तो z यहाँ इस लाइन पर आप कहीं पर भी देखोगे तो z माइनस 0 जो वेक्टर है वो x एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो उसका आर्ग्यूमेंट थीटा है। तो इधर इधर ये सब जगह थीटा है। अब इधर चले जाओगे तो कितना हो जाएगा? पाई प्लस थीटा हो जाएगा। इधर जाओगे तो थीटा चेंज होगा ना, वैल्यू चेंज हो जाएगी। मान लो 45 आप लेके चल रहे हो तो इधर तो एंगल बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, जीरो आर्ग्यूमेंट ऑफ जीरो जो होता है वो डिफाइन नहीं करते, हम उसको आर्बिट्रेरी बोलते हैं, कुछ भी वैल्यू ले सकता है वो। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जीरो इज आर्बिट्रेरी, जनरली इट इज नॉट डिफाइंड, तो इसको नॉट डिफाइंड ही मान के चलना है, मतलब इसकी एग्जैक्ट वैल्यू कोई भी नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जीरो पे वो डिस्कशन करेगा ही नहीं, वहां पे ओपन क्लोज कुछ भी बनाते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट यहाँ तो क्लियरली हो रहा है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ जीरो अगर मैं बोलूंगा तो थीटा बोलना उसके लिए सही है गलत है, ऐसा हम कुछ कह नहीं रहे। ठीक है, क्योंकि उसका आर्ग्यूमेंट क्या आर्बिट्रेरी होता है। तो आर्ग्यूमेंट इसीलिए हमने क्या किया, जीरो पे तो ओपन लगा दिया, क्योंकि जीरो मेरी जो इक्वेशन है उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो लोकस में कौन से पॉइंट आएंगे? वो वाले पॉइंट आएंगे जिसका आर्ग्यूमेंट थीटा है। तो वो कौन से पॉइंट होंगे? वो एक पर्टिकुलर रे बनाएंगे। तो लोकस क्या आ जाएगा इसका? लोकस ऑफ z इज अ रे
originating from origin रे बनेगी है ना, excluding origin making an angle theta with positive x axis। ठीक है, तो लोग अगर मैं लिखता हूँ आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू थीटा, तो इसका क्या मतलब हो गया, z का जो लोकस आएगा वो एक रे आएगा जो ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा होगा एक्सक्लूडिंग ओरिजिन मेकिंग एन एंगल थीटा विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। बताओ भाई ये समझ आया कि नहीं समझ आया, दोबारा बताऊंगा फिर मैं। सबको क्लियर है यहाँ तक? तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू थीटा विल गिव अस अ रे मेकिंग एन एंगल थीटा विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, सेकंड पे आते हैं। नेक्स्ट इज आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस a इज इक्वल टू थीटा फिक्स मतलब, अच्छा फिक्स हम क्यों बोल रहे हैं, अगर मैं फिक्स नहीं बोलता ना, मान लो मैं बोल देता थीटा भाई 0 से π/4 है, तो वो फिर पूरा रीजन सा आएगा, उसमें थीटा फिर वेरी कर पाएगा ना, 0 भी हो सकता है, तो 0 पे वो एक्स एक्सिस पे आ जाएगा। से मैं बोलूंगा 30 डिग्री पे होता तो 30 डिग्री पे लाइन बन जाएगी, इसलिए थीटा फिक्स कह रहे हैं, मतलब एक ही पर्टिकुलर एंगल है वहां पे, तो उसी के कारण वो रे आएगी। ठीक है, अच्छा आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस ए इक्वल टू थीटा वेयर ए इज सम कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका क्या मतलब हो गया, अब जो हमारा वेक्टर है वो z माइनस ए बन गया। ठीक है, समझ रहे हो? तो अब हमारा जो वेक्टर है वो z माइनस ए बन गया, तो मान लेते हैं x से उठा y है माइनस एक्स माइनस से उठा y है। जहां पर भी आपका a प्लॉट हो रहा होगा वहां से आपकी रे स्टार्ट हो जाएगी, सिंपल है। तो मान लो a यहाँ कहीं आ रहा है, ठीक है, कहीं जहां पर भी a आ रहा होगा तो ये लाइन पैरेलल टू x एक्सिस हो गई। अब आपको क्या चाहिए, ये एक वेक्टर चाहिए जिसका z माइनस ए जो है वो एंगल कितना बना रहा होगा, थीटा बना रहा होगा। तो ये क्या बनेगी, अब z का जो लोकस आएगा वो एक रे आएगा जो किससे स्टार्ट हो रहा होगा, a से स्टार्ट हो रहा होगा एक्सक्लूडिंग a, और एंगल किस पे चल रहा होगा, वो थीटा पे चल रहा होगा। ठीक है, सो लोकस ऑफ z इज अ रे ओरिजिनेटिंग यानी मतलब वहां से स्टार्ट हो रही है, बैक साइड पे तो नहीं जाएगी ना, ये तो सबको क्लियर है, बैक साइड पे क्यों नहीं जाएगी, क्योंकि वो आर्ग्यूमेंट चेंज हो जाएगा, आर्ग्यूमेंट तो थीटा एक ही जगह तो रहना है। इज अ रे ओरिजिनेटिंग फ्रॉम a excluding a and making an angle theta with positive x axis। बात समझ आ गई?
बात समझ आ गई? इसमें तो कोई डाउट नहीं है किसी को भी? बताओ एक बार जल्दी से। नेक्स्ट देखो फिर अब, आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस z1 अपॉन z माइनस z2 इज इक्वल टू 0। ये एक बार बनाने की कोशिश करना, एक बार रफ कॉपी में बनाने की कोशिश करो। आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस z1 अपॉन z माइनस z2 इज इक्वल टू 0। बना रहा है कोई इसको? देखो अभी ये दो वेक्टर हैं, z माइनस z1 और z माइनस z2, ठीक है। इन दोनों का आर्ग्यूमेंट डिफरेंस क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। देखो अब समझना, तो यहाँ पे दो कॉम्प्लेक्स नंबर z1 और z2 हमें पता है, ठीक है। तो z1 और z2 मैंने दो कॉम्प्लेक्स नंबर बना लिए कहीं पे भी। अब मान लो मैं z यहाँ कहीं लेता हूँ, अगर मैंने z यहाँ कहीं लिया तो होगा क्या, ये एक वेक्टर बनेगा आपके पास z माइनस z1, ये वाला वेक्टर क्या बन जाएगा? z माइनस z1, इसकी डायरेक्शन क्योंकि इस डायरेक्शन में। ये वाला वेक्टर आपका क्या बन जाएगा? z माइनस z2। तो z माइनस z2 और z माइनस z1 के बीच का एंगल डिफरेंस तो यहाँ पे क्या आ रहा है? कुछ फाइनाइट वैल्यू आ रही है, माइनस थीटा आएगा क्योंकि z माइनस z2 रोटेट होगा, ठीक है। तो इसका मतलब है भाई, अगर मैं ट्राइंगल सा बनाऊंगा तो उसमें तो जीरो बनेगा नहीं हमारा एंगल डिफरेंस, ठीक है जी। चलो ये समझ आ गया, नीचे भी नहीं बनेगा। तो अगर हम फिर क्या करते हैं, फिर एक लाइन के ऊपर लेने की कोशिश करते हैं। तो मैंने फिर उसके बाद एक लाइन बनाई, ऐसे एक लाइन बना दी। अब मान लो मैं ये z यहाँ लेता हूँ, तब क्या होगा? अब देखते हैं। तो अगर मैंने z यहाँ पे लिया तो ये वाला वेक्टर मेरा कितना बनेगा? z माइनस z2, और ये वाला वेक्टर मेरा क्या बनेगा? z माइनस z1। तो अब z माइनस z2 और z माइनस z1 क्या है? सेम ही डायरेक्शन में है, तो इनका आर्ग्यूमेंट डिफरेंस कितना होगा? 0 होगा। तो मतलब ये इधर वाले पॉइंट तो सारे आ रहे हैं मेरे पास लोकस में, तो इधर वाले जो भी पॉइंट्स हैं मेरे पास लोकस में आ रहे हैं, ठीक है। इधर वाले देखते हैं अब, अगर इधर लेता हूं मैं z, तो ये वाला वेक्टर क्या बनेगा? z माइनस z1, और ये वाला वेक्टर मेरे पास क्या बनेगा? z माइनस z2। तो ये भी भाई, इन दोनों का भी आर्ग्यूमेंट डिफरेंस कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। तो ये वाले पॉइंट भी आ रहे हैं सारे, ठीक है। बीच में देखते हैं, बीच में अगर देखेंगे तो मान लो ये आपने लिया, तो ये वाला वेक्टर क्या बनेगा? z माइनस z1, और ये वाला वेक्टर क्या बनेगा? z माइनस z2। ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हो गए, तो ऑपोजिट में तो एंगल डिफरेंस 0 नहीं आएगा। कितना आ जाएगा? पाई आ जाएगा। अगर एक डायरेक्शन ये है z1 की और एक डायरेक्शन z2 की ये है, तो इन दोनों में तो आर्ग्यूमेंट डिफरेंस कितना हो गया? पाई का हो गया ना, क्योंकि एक का 0 एक का पाई है, तो आर्ग्यूमेंट डिफरेंस पाई हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे अब ये देख के समझ आ गया कि भाई जो मेरा लोकस आएगा, वो ये जो लाइन सेगमेंट के बाहर वाला पोर्शन है, वो वाला पोर्शन आएगा, इधर को भी और इधर को भी। Z1 Z2 पे कुछ भी कमेंट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर आप Z1 पुट करोगे Z की जगह पे, Z का लोकस निकालना है, हम यहाँ पे लोकस ऑफ Z निकाल रहे हैं, ठीक है। तो Z की जगह पे अगर Z1 डालोगे तो आर्ग्यूमेंट ऑफ 0 आ जाएगा, विच इज आर्बिट्रेरी, ठीक है। Z की जगह Z2 डालोगे तो आर्ग्यूमेंट नॉट डिफाइंड हो जाएगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ इंफिनिटी वैसे तो कुछ भी कमेंट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए हमारे को क्लियर हो गया अब कि भाई जो मेरा लोकस बन रहा है वो क्या बन रहा है। मेरे पास दो पॉइंट हैं Z1 और Z2, ठीक है। और हमें क्या करना है, अगर मैं आर्ग्यूमेंट डिफरेंस 0 बोलता हूँ तो मेरे पास ये वाला लोकस आएगा,
एक्सक्लूडिंग z1 एंड z2। ठीक है, ठीक है। तो क्या लिखूंगा इसको मैं, इसको वैसे बोलते हैं इनफाइनाइट पार्ट लाइन, क्योंकि ये लाइन तो है, ठीक है, ये वाली क्या है, एक कंप्लीट लाइन है, बस उसमें लाइन सेगमेंट वाला पोर्शन नहीं है। तो लोकस ऑफ z इज अ पार्ट ऑफ लाइन पासिंग थ्रू z1 z2 excluding the line segment z1 z2। It is also called infinite part line। इनफाइनाइट पार्ट लाइन इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये कंप्लीट लाइन नहीं है, ठीक है, तो पार्ट है लाइन का, और दूसरा इसकी लेंथ कितनी है, इनफाइनाइट है। ठीक है, अच्छा ये कैसे निकाला मैंने, ऐसे देखा, एक बार दोबारा देखो बेटा, z माइनस जेड वन और z माइनस जेड टू का आर्ग्यूमेंट डिफरेंस कितना हो रहा है, 0 हो रहा है। तो मैंने z1 z2 दो फिक्स पॉइंट ले लिए कॉम्प्लेक्स नंबर, और एक पॉइंट z आउटसाइड आउट ऑफ द प्लेन लिया, तो उसमें तो आर्ग्यूमेंट इन दोनों का आर्ग्यूमेंट डिफरेंस कितना आ जाएगा, कुछ एक पर्टिकुलर एंगल आ जाएगा ना। तो इसका मतलब है भाई ये ट्राइंगल तो बनाएगा नहीं, तो किसी लाइन पर ही आ रहा होगा। तो फिर हमने लाइन पे बना के देखा, अगर मान लो z2 यहाँ पे, z1 यहाँ पर है और z यहाँ पर है, तो क्या होगा, ये वाला वेक्टर आपका क्या बन गया, z माइनस जेड टू, क्योंकि फाइनल माइनस इनिशियल। ये वाला वेक्टर क्या बन गया, z माइनस जेड1। अब इन दोनों का आर्गुमेंट डिफरेंस कितना है, 0 है ना, सेम ही डायरेक्शन में तो है। तो सेम ही डायरेक्शन में मतलब अगर मान लो एक का 45 है दूसरे का भी 45 है, तो आर्गुमेंट डिफरेंस कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सिमिलरली इधर लोगे तो ये z माइनस जेड वन होगा और z माइनस जेड टू का, इन दोनों का भी आर्गुमेंट डिफरेंस कितना हो रहा है, 0 हो रहा है। बीच में वो कितना हो रहा था, पाई हो रहा था। तो हमें समझ आ गया कि भाई यहाँ पे जो z का लोकस आएगा वो लाइन सेगमेंट के बाहर वाला लाइन होगा, मतलब एक लाइन में से लाइन सेगमेंट अगर आप हटा दोगे तो वो होगा, तो उसको हम बोलते हैं इनफाइनाइट पार्ट लाइन। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ, अगर मैं बोलता हूँ z माइनस जेड वन अपॉन z माइनस जेड टू इस 0 दिया हुआ है, तो इसका जो लोकस आएगा वो ये स्टेटमेंट होगा, लोकस ऑफ z इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू z1 एंड z2 एक्सक्लूडिंग z1 एंड z2। तो पासिंग थ्रू z एक्सक्लूडिंग z, एक्सक्लूडिंग द लाइन सेगमेंट ही लिख दिया ना, तो उसमें ऑटोमेटिकली z1 z2 एक्सक्लूड हो जाएंगे। लाइन सेगमेंट z1 z2 लिख दिया मतलब वो एक्सक्लूड होगा। ठीक है, तो ये बुक्स में इसके ऊपर क्लैरिटी नहीं है कि z1 z2 को इंक्लूड करना है एक्सक्लूड करना है। कुछ बुक्स इंक्लूड कर लेती हैं, कुछ एक्सक्लूड कर लेते हैं, हम इसको एक्सक्लूड करके चलेंगे, क्योंकि हम आर्ग्यूमेंट ऑफ जीरो और आर्ग्यूमेंट ऑफ इन्फिनिटी को डिफाइन नहीं कर रहे। ठीक है, अब बताओ भाई, सबको क्लियर हो गई, ये वाली बात क्लियर हो गई जो मैंने बताया अभी तक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा लोकस है आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस जेड वन अपॉन z माइनस जेड टू इज इक्वल टू पाई। तो क्लियर हो रहा है, अब तो समझ आ ही रहा होगा आप लोग को। तो इस केस में क्या होगा, z1 z2 वही दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो कौन सा वाला पोर्शन आ जाएगा, ये बीच वाला पोर्शन आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर बीच में अगर आप लेते हो तो आपने कोई z लिया तो ये वाला वेक्टर आपका क्या हो जाएगा, z माइनस जेड वन, ये लिया तो ये z माइनस जेड टू, तो इन दोनों का आर्ग्यूमेंट डिफरेंस कितना रहेगा, पाई रहेगा। ठीक है, तो आप z1 z2 को एक्सक्लूड भी कर सकते हो, इंक्लूड भी कर सकते हो, आपकी इच्छा है, ओपन भी बना सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इससे। ठीक है, तो इस केस में क्या आ जाएगा, हम बोल देंगे लोकस ऑफ z इज लाइन सेगमेंट z1 z2, लाइन सेगमेंट joining z1 and z2,
एक्सक्लूडिंग Z1 एंड Z2। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। अब कंप्लीट लाइन के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इन दोनों को क्लब कर देना पड़ेगा। कंप्लीट लाइन के लिए हम क्या करेंगे, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z माइनस Z1 अपॉन Z माइनस Z2 इज इक्वल टू 0 और पाई। ठीक है, तो जब आप 0 और पाई कर दोगे तो इसमें बस क्या होगा, एक लाइन तो आ जाएगी हमारे पास। बस हमें ये Z1 Z2 का थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा कि भाई Z1 Z2 पे क्या बिहेवियर है, तो वो ओपन बना दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो हमारा ये वाला लाइन बन जाएगा। जनरली हम उसको कंप्लीट लाइन ही कहते हैं। ठीक है, तो एक दो पॉइंट हटाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस केस में अगर मैं 0 यूनियन पाई करता हूँ तो 0 से क्या आएगा, बाहर वाला पार्ट आ जाएगा। पाई से क्या होगा, बीच वाला पार्ट आएगा। इन दोनों का यूनियन लोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लोकस ऑफ Z इज अ कंप्लीट लाइन पासिंग थ्रू Z1 एंड Z2 एक्सक्लूडिंग Z1 Z2 लिख देते हैं। ठीक है, तो Z1 Z2 को एक्सक्लूड करके कुछ भी ऐसा कुछ नुकसान नहीं होगा आपको। प्रॉब्लम में तो लाइन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होगा वो करोगे ना आप, तो उसमें तो Z1 Z2 को इंक्लूड करो एक्सक्लूड करो, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। बट इन जनरल वो क्लियर है हमें कि Z1 Z2 एक्सक्लूड नहीं होंगे, मतलब एक्सक्लूड होंगे, इंक्लूड नहीं होंगे, क्योंकि आर्ग्यूमेंट ऑफ जीरो और आर्ग्यूमेंट ऑफ इन्फिनिटी इज नॉट डिफाइंड। अब बताओ भाई, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? ऑल क्लियर कर दो एक बार जल्दी से। सबको क्लियर है? ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं। अब नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, अब हमने अभी तक बेसिकली आर्ग्यूमेंट फॉर्म ही पढ़ी। हम आर्ग्यूमेंट में हमने ये समझा कि भाई रे क्या होता है। ठीक है, अगर z आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस ए इक्वल टू फिक्स थीटा आ जाएगा तो उसमें भी एक रे बनेगी। फिर हमने बनाया आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस Z1 बाय Z माइनस Z2, जीरो होगा तो क्या होगा, पाई होगा तो क्या होगा, उसको क्लब करके कंप्लीट लाइन बन गई। अब इस फॉर्म से एक फॉर्म आ गई ना वो हमारे पास। अब इस फॉर्म से हम बाकी अलग अलग फॉर्म्स निकालेंगे। ठीक है, तो अब मैं लिख रहा हूँ, अब जो हमारी नेक्स्ट फॉर्म है उसको हम बोलते हैं 2 पॉइंट फॉर्म। तो अब जो नेक्स्ट फॉर्म है उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्म और 2 पॉइंट फॉर्म। कॉम्प्लेक्स फॉर्म और 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है जी, चलो देखते हैं वो कैसे आती है। तो मैंने लिखा आर्ग्यूमेंट ऑफ Z माइनस Z1 अपॉन Z माइनस Z2 इज इक्वल टू 0 और पाई। तो ये मुझे पता चल गया था, ये मेरे को कंप्लीट लाइन दे रहा था। अब ये इससे मेरे को क्या पता चलेगा, मेरे को दूसरी फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। तो बताओ, ये मैंने सही लिखा हुआ है, Z माइनस Z1 का कैप इज इक्वल टू Z माइनस Z2 का कैप e की पावर एयोटा 0 और e की पावर एयोटा पाई। बताओ भाई, ये सही लिखा हुआ है कि नहीं सही लिखा हुआ है? सबको ये स्टेप समझ आ रहा है कैसे लिखा हुआ है? क्या किया इस स्टेप पे?
क्या क्या यहाँ पे रोटेशन लगा दिया ना, z माइनस जेड वन का कैप इज इक्वल टू z माइनस जेड टू कैप e की पावर उल्टा 0 और e की पावर उल्टा पाई, यहाँ पे रोटेशन लगा दिया मैंने। अब e की पावर उल्टा 0 कितना होता है, 1 होता है, e की पावर उल्टा पाई कितना होता है, वो -1 होता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, अब स्केयरिंग करेंगे इसकी, ताकि दोनों वैल्यूज हमारी क्या हो जाए, सेम हो जाए, तो एक ही रिजल्ट निकल कर आए। ठीक है, तो ये वाली जो टर्म है ये है मेरे पास z माइनस जेड वन अपॉन मॉडुलस ऑफ z माइनस जेड वन इज इक्वल टू z माइनस जेड टू अपॉन मॉडुलस ऑफ z माइनस जेड टू e की पावर उल्टा 0 और e की पावर उल्टा पाई। ठीक है, तो स्केयरिंग बोथ साइड्स। अगर आप देखोगे यूनिट वेक्टर का स्केयर करने पे क्या मिलता है वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो मान लो मेरे पास z कैप है, तो z कैप क्या होता है, z बाय मॉड z। ठीक है, तो इसका अगर मैं होल स्केयर करूंगा तो क्या मिलेगा मेरे पास, ये बन जाएगा z स्केयर और नीचे बन जाएगा मेरे पास मॉड z स्केयर, ये टर्म बन जाएगी ना। तो ये बन जाएगा z स्केयर बाय मॉड z स्केयर को हम क्या लिख सकते हैं, z z बार, पता होगा आपको ये। मॉड z स्केयर को हम लिख सकते हैं z z बार, तो एक z कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा z बाय z बार। ठीक है, तो स्केयरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा z माइनस जेड वन डिवाइडेड बाय z बार माइनस जेड वन बार इज इक्वल टू z माइनस जेड टू अपॉन z बार माइनस जेड टू बार, और ये दोनों 1 हो जाएंगे। तो ये हमारी एक फॉर्म आ गई। देखो फॉर्म भी बड़ी सिंपल सी है, ऐसा नहीं है कि बहुत मुश्किल है। कि तो आपकी एक लाइन है, अगर वो Z1 Z2 से पास कर रही है, ठीक है, या Z1 Z2 पे ओपन भी बना सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। तो उसकी इक्वेशन कैसे लिखोगे, मान लो Z लोकस वाला पॉइंट है, कैसे लिखोगे, Z माइनस जेड वन अपॉन जेड बार माइनस जेड वन बार इक्वल टू Z माइनस जेड टू अपॉन जेड बार माइनस जेड टू बार। समझ आया, नहीं समझ आया, याद रखना भी आसान है, ये तो बहुत ही आसान है। जेड माइनस मतलब जो डायरेक्शन वेक्टर है उसके बाद उसका कॉन्जुगेट उसके नीचे है, तो जेड माइनस जेड वन वैक्टर बना और उसका कॉन्जुगेट उससे डिवाइड हो रहा है, तो जेड माइनस जेड वन अपॉन जेड बार माइनस जेड वन बार इक्वल टू जेड माइनस जेड टू अपॉन जेड बार माइनस जेड टू बार। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया, ऑल क्लियर करो एक बार। तो इसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट फॉर्म और 2 पॉइंट फॉर्म। ठीक है जी। अब क्या किया हमने भाई, आर्ग्यूमेंट वाली फॉर्म थी उससे कॉन्जुगेट फॉर्म और 2 पॉइंट फॉर्म निकाल ली। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो, एक और फॉर्म निकालूंगा मैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इसको, जेड माइनस जेड वन इंटू जेड बार माइनस जेड टू बार इज इक्वल टू जेड माइनस जेड टू इंटू जेड बार माइनस जेड वन बार। ठीक है, ये लिख दिया। तो अब मेरे पास क्या बनेगा, ये बनेगा जेड जेड बार माइनस जेड जेड टू बार माइनस जेड बार जेड वन प्लस जेड टू बार जेड वन। ये क्या बनेगा, जेड जेड बार माइनस जेड जेड वन बार माइनस जेड बार जेड टू प्लस जेड वन बार जेड टू। ठीक है, तो ये टर्म आ गई। अब इसके बाद क्या आएगा देखो, जेड जेड बार तो आपका क्या हो रहा है, कैंसिल आउट हो जा रहा है, जेड जेड बार हमारा कैंसिल आउट ही हो गया। अब सारी टर्म्स को एक साइड में ले आओ, तो ये जेड को मैं सारी टर्म को अगर लेफ्ट हैंड साइड में ले जाता हूँ, जेड क्या बन जाएगा, जेड के साथ कोफिशिएंट आ रहा है जेड वन बार माइनस जेड टू बार। ठीक है, ये वाला भी प्लस जाएगा, प्लस जेड बार टाइम्स ऑफ यहाँ पे आ जाएगा जेड टू माइनस जेड वन प्लस यहाँ पे आ जाएगा जेड टू बार जेड वन माइनस जेड वन बार जेड टू, दिस इज इक्वल टू 0। टोटल 6 टर्म थी, 6 की 6 टर्म हमने लिखी नहीं। ठीक है, अब एक बार देखना, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये एक इक्वेशन आ गई मेरे पास ना, इसको मैंने ऐसे लिख दिया, जेड इंटू जेड वन बार माइनस जेड टू बार माइनस जेड बार इंटू जेड वन माइनस जेड टू प्लस जेड टू बार जेड वन माइनस जेड वन बार जेड टू, इसको ऐसे रहने दिया। अब ये जो टर्म लिखी हुई है ना, दिस टर्म इज सेम एज जेड जेड बार वन जेड वन जेड वन बार वन जेड टू बार वन इज इक्वल टू 0। जेड बार वन जेड वन बार वन जेड टू बार वन, ये इसके बराबर है।
कैसे? अब देखो डिटर्मिनेंट है ये, इसको सॉल्व करके देखो। z इंटू क्या आएगा, z1 बार माइनस z2 बार, ये आ गया। माइनस z बार इंटू क्या आएगा, z1 माइनस z2, वो भी आ गया। प्लस 1 इंटू z1 z2 बार, वही आ रहा है देखो, z1 z2 बार माइनस z1 बार z2। तो इसको हम क्या बोलते हैं? अब ये वाली जो हमारे पास फॉर्म आ गई, इसको हम बोलते हैं डिटर्मिनेंट फॉर्म ऑफ अ लाइन। सो लाइन पासिंग थ्रू z1 एंड z2, तो उसकी इक्वेशन क्या लिख सकते हो आप? उसका पॉइंट z है, तो इस लाइन की क्वेश्चन क्या आएगी, z z बार 1, डिटरमिनेंट फॉर्म भी याद रखना आसान है, z z बार 1, z1 बार 1, z2 बार 1। दिस इज नोन एज डिटरमिनेंट फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन आपकी वही बननी है, ax प्लस बी वाई प्लस सी बनेगा एंड में जाके। अगर आप इन किसी को भी सिंप्लीफाई कर लो वैल्यू डाल के, तो आपके पास ये लाइन तो वही बनेगी, ax प्लस बी वाई प्लस सी, बस उसका रिप्रेजेंटेशन अलग अलग तरीके से हो रहा है, इसलिए ऐसा है। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? कोई कंफ्यूजन तो नहीं होगा मेरे ख्याल से, बस क्रॉस मल्टीप्लाई किया और वो ऑटोमेटिकली डिटरमिनेंट फॉर्म आ गया। नेक्स्ट अब हम आते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, जनरल इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन निकालेंगे। तो मान लो मेरे पास अब ये वाली जो इक्वेशन थी, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, ये इसी इक्वेशन, ये इक्वेशन हमारे काम की है। तो अब मैंने क्या करना है, मेरे को ना इसको अब जनरल इक्वेशन में बनाना है, मतलब ऐसा कुछ बनाना पड़ेगा, ax प्लस बी वाई प्लस सी इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होता था, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल होता था, उसमें आपने ये देखा था सारे कोफिशिएंट जनरली हम पॉजिटिव लेके चलते हैं। तो हमने सर्कल में भी देखा था ना, एक्स के प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी है, तो उसमें भी हम क्या करते थे, सारे कोफिशिएंट अपने पॉजिटिव लेके चलते थे। तो हम कोशिश वही करेंगे कि हमारे जो सारे टर्म्स हैं वो पॉजिटिव हैं। ठीक है जी। उसके लिए अब मैंने क्या किया, मैंने अगर इस टर्म को देखता हूँ ना मैं, ये जो लास्ट वाली टर्म है, और जो लाइन की क्वेश्चन में पता है एक्स प्लस बी वाई प्लस सी होती है, उसमें सारी टर्म्स रियल होती हैं। ये जो लास्ट टर्म है ना, ये कॉम्प्लेक्स, ये मतलब आयोटा वाली टर्म है। ये मुझे कैसे पता चला आयोटा वाली टर्म है? कि मान लो कोई भी एक वेक्टर है x, और उसमें से आप x बार को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये क्या बनता है, टू आयोटा बी तो बनेगा। मान लो x a प्लस आयोटा बी है, तो ये a प्लस आयोटा बी हो गया, माइनस ये बनेगा a माइनस आयोटा बी, तो किसके बराबर बनेगा ये? समझ रहे हो ना, टू आयोटा बी हो जाएगा ये। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये टर्म क्या आ जाएगी, टू आयोटा बी आ जाएगी। तो ये प्योरली इमेजिनरी टर्म है। तो ये वाली जो टर्म है, लास्ट वाली टर्म, ये प्योरली इमेजिनरी टर्म है, क्योंकि ये x माइनस एक्स बार है। वैसे भी आपको पता होगा कि जो b होता था, वो होता था x माइनस एक्स बार बाय टू आयोटा। ठीक है, तो हमें ये क्लियर हो रहा है कि भाई ये वाली टर्म तो प्योरली इमेजिनरी है, दिस टर्म इज प्योरली इमेजिनरी। तो इसीलिए मेरे को इसको रियल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आयोटा से पहले मल्टीप्लाई कर दो आप। तो मैंने इस पूरी टर्म को लेफ्ट हैंड साइड को आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो अब मेरे पास टर्म क्या बन जाएगी, ये बन जाएगा z टाइम्स ऑफ आयोटा z1 बार माइनस आयोटा z2 बार माइनस z बार टाइम्स ऑफ आयोटा z1 माइनस आयोटा z2 प्लस नेक्स्ट आ जाएगा आयोटा टाइम्स ऑफ z2 बार z1 z2 बार z1 माइनस z1 बार z2 इज इक्वल टू 0। ये टर्म आ गई मेरे पास। ठीक है, अब मैं देखो इसको किस तरीके से लिख रहा हूँ, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर रहे हैं ताकि एक स्टैंडर्ड सी फॉर्मेट बन जाए हमारे पास। अब मेरे पास एक टर्म आ गया z बार, ये z बार वाला टर्म मैं अगर पहले लिख रहा हूँ, तो z बार टाइम्स ऑफ माइनस इसके साथ निकाल लिया, तो ये बन रहा है आयोटा टाइम्स ऑफ z2 माइनस z1। ठीक है, z बार इंटू आयोटा टाइम्स ऑफ z2 माइनस z1 प्लस z टाइम्स ऑफ ये वाली टर्म जो बन रही है, ये बन रही है आयोटा टाइम्स ऑफ z1 बार माइनस z2 बार। ठीक है, प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ z2 बार z1 माइनस z1 बार z2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये जो लाइन थी, ये लाइन किससे पास कर रही थी, ये लाइन हमारी z1 z2 से पास कर रही थी।
ये जो लाइन थी किससे पास कर रही थी हमारी Z1 Z2 से पास, मतलब Z1 वाली, अच्छा इसमें अब थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। ये लाइन Z1 Z2 से तो पास कर रही थी, बट उसको हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया था, आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया था, थोड़ा सा डायरेक्शन में चेंज आएगा। तो अभी ये काम करते हैं, इसको जनरल फॉर्म में लाने के लिए मैंने एक टर्म को ना ए मान लेता हूँ। ए मैंने मान लिया आयोटा टाइम्स ऑफ Z2 माइनस Z1, तो ऑब्वियसली ए जो होगा वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। ठीक है, ए मेरे पास किसके बराबर होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर के बराबर। तो ए मैंने किसको मान लिया, अयोटा, ये वाली टर्म को माना है, ये वाली टर्म को, इसको ए माना है। ठीक है, अब ए बार किसके बराबर आएगा वो देख लेते हैं, अयोटा कॉन्जुगेट माइनस अयोटा Z2 बार माइनस Z1 बार। तो ये टर्म बन रही है अयोटा टाइम्स ऑफ Z1 बार माइनस Z2 बार। देख रहे हो, ये वाली टर्म आपकी जो है ये आपकी ए कॉन्जुगेट बन जा रही है। और ये वाली जो टर्म है अयोटा टाइम्स ऑफ Z2 बार Z1 माइनस Z1 बार Z2, ये हमारा बी के बराबर रहेगा, क्योंकि ये तो रियल नंबर था, तो ये दिस इज अ रियल नंबर। क्योंकि आप समझ गए ना, z माइनस जेड बार जो होता है वो 2 आयोटा के बराबर होता है। आपने उसको आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो माइनस 2 के बराबर हो जाएगा, तो रियल नंबर बन जाएगा। तो अब मेरी जो फाइनल इक्वेशन है वो आ गई, ए जेड बार प्लस ए बार जेड प्लस बी इज इक्वल टू 0। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ, जनरल इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। दिस इज जनरल इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इसमें एक चीज अब जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे को ध्यान रखने के लिए वो ये है कि ये जो लाइन थी, ठीक है, ये वही वाली लाइन है Z1 Z2 से जो पास कर रही थी, मैं वही बता रहा था ना। हाँ, अयोटा से मल्टीप्लाई करने पे हो सकता है इसकी स्लोप वगैरह में डिफरेंस आ जाए, बट लाइन तो आपकी सेम ही रहेगी। मतलब वो इक्वेशन में आपको डिफरेंस दिखेगा, बट एक्चुअली में क्या होगा ना, एक्चुअली में जो लाइन की रियल इक्वेशन होगी वो तो सेम ही रहेगी। बस वो क्या हुआ होगा, आयोटा से मल्टीप्लाई हुआ होगा। तो अगर मैं इसको रियल में, जैसे अब मैंने कन्वर्ट कर लिया है, तो हमारी इक्वेशन क्या रहने वाली है, सेम ही रहने वाली है। ये वैसी वाली बात होगी कि मैं बोल रहा हूँ ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, उसको आयोटा से मल्टीप्लाई कर दो। तो ठीक है, आपको टर्म्स जो कोफिशिएंट्स होंगे तो वो तो चेंज्ड दिखेंगे, कोफिशिएंट आपको चेंज्ड दिखेंगे, बट इक्वेशन तो आपकी क्या रहने वाली है, सेम रहने वाली है। स्लोप भी यहाँ पे सेम ही रहेगी, स्लोप चेंज नहीं होगी, स्लोप भी सेम रहेगी। दूसरा, जो कॉम्प्लेक्स स्लोप होती है ना, वो रियल स्लोप से थोड़ी सी डिफरेंट होती है, तो वो अभी हम आगे देखेंगे, इसके बाद आएगा वो कॉम्प्लेक्स स्लोप क्या होता है। अभी जो मैं बता रहा हूँ वो ये है कि भाई मैंने अब क्या किया, Z1 Z2 से एक लाइन पास कर दी थी, उससे अयोटा से मल्टीप्लाई करके लाइन आपकी सेम ही रहेगी, और उस लाइन की इक्वेशन मेरे को क्या मिल गई, ए जेड बार प्लस ए बार जेड प्लस बी इक्वल टू 0। अगर आप देखोगे ना, ये प्योर, ये जो लाइन की इक्वेशन है प्योरली रियल ही है, इसमें कुछ भी कॉम्प्लेक्स नहीं है। रिप्रेजेंटेशन तो दिया हुआ है, अगर आप इसको देखोगे ये एक दूसरे कॉन्जुगेट है, तो एक्स प्लस एक्स बार जो होता है वो 2 रियल एक्स ही तो होता है। तो ये वाला जो पार्ट है, ए जेड बार प्लस ए बार जेड, ये भी रियल है, बी भी रियल है, तो ये पूरी इक्वेशन रियल में ही है। ठीक है, चलो अब देखते हैं। अब जो इंपॉर्टेंट चीजें मैं बताने वाला हूँ वो ये है कि इस लाइन की जो डायरेक्शन होती है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। डायरेक्शन ऑफ दिस लाइन, तो वो क्या थी, Z2 माइनस Z1 थी। तो हमारे पास जो A था वो Z, ये है ना, A किसके बराबर है, अयोटा टाइम्स ऑफ Z2 माइनस Z1। ठीक है, तो अयोटा A गिव्स द डायरेक्शन, सो अयोटा A, या A अयोटा मैं बोल देता हूँ इसको, A अयोटा गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द लाइन। ठीक है, इस लाइन की डायरेक्शन क्या आएगी, ए आयोटा आएगी। क्यों आएगी, देखो ए आयोटा निकालो, आपको किसके बराबर आ रहा है, ए आयोटा आपके पास आ जाएगा आयोटा स्क्वायर विच इज -1, तो Z1 माइनस Z2 आ जाएगा। तो Z1 माइनस Z2 इस लाइन की डायरेक्शन ही तो है। लाइन की डायरेक्शन आप Z1 माइनस Z2 बोलो, Z2 माइनस Z1 बोलो, एक ही बात है। ठीक है, तो इस लाइन के अलोंग ए आयोटा कॉम्प्लेक्स वेक्टर है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। ए आयोटा गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द लाइन, तो उसके अलोंग जो डायरेक्शन है, क्योंकि इसका यूज आएगा, तो ए आयोटा गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द लाइन। कैसे निकाला, ए जो था वो हमने इज्यूम किया था, ये लेट किया था हमने, ए इज इक्वल टू आयोटा Z2 माइनस Z1, तो उसको आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो Z1 माइनस Z2 बन गया। अब मैं एक बार दोबारा से बता रहा हूँ, सुनना ध्यान से। हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ गई थी, ये कैसे आई थी, हमने रोटेशन लगा के एक ये फॉर्म बना ली थी, Z माइनस Z1 अपॉन Z बार माइनस Z1 बार इज इक्वल टू Z माइनस Z2 अपॉन Z बार माइनस Z2 बार, ये हमने इक्वेशन बना ली। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो उससे वो एक डिटर्मिनेंट फॉर्म बन गई। डिटर्मिनेंट फॉर्म क्या बनी, Z बार 1, ठीक है, Z1 बार 1, Z2 बार 1, ये हमारा क्या हो गया भाई, डिटर्मिनेंट फॉर्म हो गई।
फिर हमने क्या किया, फिर उसी इक्वेशन को उठाया, क्योंकि उसमें जो लास्ट पार्ट था हमें रियल इक्वेशन बनानी थी, तो जो लास्ट पार्ट था उसमें क्या था, प्योरली इमेजिनरी था, तो उसको मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया। तो आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ जाएगा, z इज इक्वल टू z इंटू ये वाली टर्म आ गई। इसमें फिर मैंने एक टर्म को इज्यूम कर लिया, ये एक मेरी सिंपल सी टर्म बन गई, मैंने आयोटा z2 माइनस z1 को इज्यूम कर लिया। मेरे को ये पता था कि z2 माइनस z1 और z1 माइनस z2 जो है वो लाइन की डायरेक्शन देगा। आयोटा z2 माइनस z1 को मैंने a मान लिया, तो मेरे पास इक्वेशन अब रिड्यूस होकर क्या बन गई, a z बार प्लस a बार z प्लस b इक्वल टू 0। तो आपको इस इक्वेशन को याद रखने की जरूरत है, बीच में क्या हुआ उसको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो किसको, ए जेड बार प्लस ए बार जेड प्लस बी इक्वल टू 0 को याद रखने की जरूरत है। और एक चीज और ध्यान में रखने की जरूरत है, ए जेड बार प्लस ए बार जेड प्लस बी इक्वल टू 0, जिसमें ए कॉम्प्लेक्स नंबर है, बी रियल नंबर है, जेड ऑब्वियसली लोकस वाला पॉइंट है, ए आयोटा इसके अलोंग होता है, ए आयोटा गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द कॉम्प्लेक्स वेक्टर और द लाइन, ए आयोटा इज द कॉम्प्लेक्स वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द लाइन, ठीक है, ऐसे भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ, पहले आप मुझे ये बताओ, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं किसी को भी। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जो फॉर्म्स है ना वो तो ध्यान रखने में पड़ेंगे, आपको पड़ेंगे रखनी, जैसे क्योंकि पॉइंट्स लो फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म हम याद रखते थे, उसी तरीके से आपको ये याद रखना पड़ेगा कि भाई आर्गुमेंट ऑफ z माइनस z1 अपॉन z माइनस z2 0 और पाई पे क्या देता है, ठीक है, z माइनस z1 अपॉन z बार माइनस z1 बार इज इक्वल टू z माइनस z2 अपॉन z बार माइनस z2 बार, ऐसे करके ये क्या फॉर्म है, ठीक है। फिर डिटर्मिनेंट फॉर्म क्या है, फिर ए जेड बार प्लस ए बार जेड प्लस बी इक्वल टू 0, ये कौन सी फॉर्म है, ठीक है, ए होता है उसके लॉन्ग वेक्टर होता है, क्योंकि ये क्वेश्चंस में यूज होगा, नहीं पता होगा तो आपको गड़बड़ रहेगी, ठीक है। अच्छा, आज शाम का एक लेक्चर है हमारा 1 से 2, फिर मैंने रखा हुआ है, उसमें हम क्या करेंगे, आज मतलब क्लास नहीं ले रहा मैं, तो वो ऑप्शनल है, 1 to 2 PM ऑप्शनल है, उसमें हम आप लोग की प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे, तो बेसिकली मोटिवेशनल क्लास टाइप ही है, तो उसमें मैं आपसे बात करना चाहूँगा, बहुत बच्चे से मेरी बात हो नहीं पाई है, बहुत टाइम हो गया है, और पता भी चल रहा है, कुछ कुछ बच्चों से बात होती है तो वो बताते हैं कि थोड़ा सा डिप्रेस फील कर रहे हैं, तो 1 to 2 PM ऑप्शनल है, आप सब लोग अपने पास माइक लेके बैठे हैं, ठीक है, टीम पे ही रखेंगे हम ये क्लास, रिकॉर्ड नहीं करेंगे उसको, तो ये इसको माइक लेके अपने मतलब जो भी हेडफोन वगैरह वो लेके बैठे हैं, ताकि आप मेरे से डायरेक्टली बात कर पाएं। ऑब्वियसली चैट बॉक्स तो है ही, तो जो 12th N1 N2 के बच्चे हैं वो इसको अटेंड कर सकते हैं, और तो आज कोई आपकी एक्स्ट्रा क्लास है नहीं, अगर सर लोग अरेंज करते हैं तो बोल दीजिएगा कि अलग से कर दें, तो 1 से 2 में हम बात करेंगे, ठीक है। तो ये ऑप्शनल है, जिसको लगता है कि भाई उसको कोई भी जरूरत नहीं है, उसको कुछ भी नहीं पूछना है मेरे से, इन जनरल नहीं पूछना है, क्योंकि अभी पता नहीं है स्कूल कब तक खुलेंगे नहीं खुलेंगे, तो हम इन जनरल बात करेंगे कि भाई आपका शेड्यूल कैसे चल रहा है, आप क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, अब इतना कोर्स हो गया, आगे क्या करना है हमें, ठीक है, तो उससे रिलेटेड बात करेंगे। तो आज मैं पढ़ाऊंगा नहीं आगे, कल मैं एक्स्ट्रा क्लास लेके उसमें पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो कल हम स्ट्रेट लाइन के आगे कंटिन्यू करेंगे, स्ट्रेट लाइन है और सर्कल है और इलिप्स पैराबोला, ये थोड़ी थोड़ी सी चीजें बची हैं, जल्दी हो जाएगा अभी ये चैप्टर भी, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन।